हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं अपने न्यू पार्ट 5 वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। तो गाइस जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने इससे पहले इसकी 4 वीडियोस बनाई थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था मास, एटम, मैटर, मॉलिक्यूल्स और मैटर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, मतलब कि मैटर मतलब नेचर ऑफ मैटर कैसा है। मैटर की हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो अब जो ये पार्ट 5th वीडियो है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा वो हमारा ओवरव्यू यू कैन से कि आपके जो पिछले क्लासेस का आपको रिकैप हमने बस करवाया था, वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। बट अगर आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन इजी लग रहा है तो ये नहीं है कि चैप्टर इजी होगा, क्योंकि आगे आगे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, हमारा माइंडसेट भी चेंज होता जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, आप करेंट पोजीशन, करेंट सिचुएशन पे बिलीव किया करिए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो गाइस ये कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। बस इसमें बस इतना बताया गया है कि जो मेजरमेंट में हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। अनसर्टेनिटी का यहाँ मीनिंग ही डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो गाइस मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिफ़िकल्टीज़। तो डिफ़िकल्टीज़ जो हम मेज़रमेंट, अब आप सब जानते हैं जब आप मैथ सॉल्व करते हैं या फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है, और नहीं भी होती है तो कई छोटे छोटे चीज़ों में, कैलकुलेशंस में, मेज़रमेंट्स में आपको डिफ़िकल्टी आ ही जाती है। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे हैंडल करना है वो आज हम इस टॉपिक में बताएंगे। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या है, चलिए देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या है। इन केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम वी कम अक्रॉस बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। यहाँ बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री में हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया कि जो केमिस्ट्री में हमें थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर बेसिकली इन 4 लाइनों में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आप केमिस्ट्री में कुछ भी करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो। थियोरेटिकल कैसी, थियोरेटिकल मतलब थ्योरी पार्ट जो आप सॉल्व करते हो वो हो, या एक्सपेरिमेंट के ड्यू जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे कैलकुलेशंस में, उनको कैसे हैंडल करना है। मीन्स उनको ही हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और उनको हैंडल करने के लिए हम आगे कोई टिप्स देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि क्या टिप्स मिलने वाली हैं हमें अनसर्टेनिटी, मतलब डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं मेजरमेंट में उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या टिप मिलने वाली, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आ गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है गाइस? साइंटिफिक नोटेशन, पहले ये 4 लाइन कंप्लीट करते हैं फिर हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी मेथड्स which can help in handling these number conventionally and with the minimum uncertainty। मतलब हमने आपको अभी अभी बताया कि अनसर्टेनिटी क्या है, डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट है। तो उनको हैंडल करने के लिए भी कोई मेथड होगा, तो उनको हैंडल करने के लिए मेथड, ओह ये पेज बहुत बड़ा है, उनको हैंडल करने के लिए मेथड्स जो होते हैं वो कन्वेंशनली हमारे जो मेजरमेंट है उनको इजी बनाते हैं, हमारे लिए सिंपल बनाते हैं, जिससे हमें आगे चल के उन मेजरमेंट में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। तो चलिए आगे मेथड्स देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मतलब डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट जो है। तो गाइस अब हम लोग सबसे पहला जो हैंडल करने का तरीका देखेंगे, जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे मेजरमेंट में आ रही है उनको हैंडल करने का सबसे पहला तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग, पहले इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग देखेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें हम लोग देखेंगे जिससे हमें लगेगा भाई ये क्या है, ये तो हमें मेथड नहीं बता रहे हैं, तो हमें
कुछ और ही जगह लेके जा रहे हैं, किसी और ही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, बट नहीं, आप आगे चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस यहाँ देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव एक्सट्रीमली लो मासेस बट दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। मैंने कहा था ना कि पहले इनका ये इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, ये कुछ और ही ट्रैक पे पहुँच जाएंगे। तो हमें देखना है कि आगे क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मतलब बहुत ही कम मास होते हैं। मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मास तीनों के बारे में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में बताया है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बहुत ही लो मास होते हैं। लो मास, मैं आपको मास के बारे में बता देती हूँ कि मास होता है हमारा वेट। मतलब मास और वेट में डिफरेंस है, बट एक्चुअली अगर प्रिसाइज वे में उसे कहें तो वो होता है हमारा एक तरह से वेट। मतलब यहाँ इस लाइन में बताया जा रहा है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बहुत ही कम वेट होते हैं, साथ ही साथ मतलब कि वेट तो उनका बहुत कम होता है बट वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो ये लाइन हमने 3 लाइन पढ़ी और तीनों लाइन को समझा है, बट इसका साइंटिफिक नोटेशन से क्या रिलेशन, चलिए पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हाँ तो गाइस देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 602 200 00 00 00 00 00 00 00, पता हो यहाँ 000 की लाइन लगी हुई है, बट इसका क्या साइंटिफिक नोटेशन से लेना देना। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर दिया गया है। बताइए, इनके मासेस इतने लो होते हैं, इनका वेट इतना लो होता है, बट ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने, तो आप अनुमान लगाइए कि इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने होंगे। चलिए, हमें अनुमान नहीं लगाना है, हमें अभी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ना है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए दूसरी चीज़ दी गई है, यहाँ पर एक नंबर और दिया गया 0.00000000000000 करके 166 ग्राम। अब ये क्या है, ये है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है वो यहाँ दिया गया। मैंने बताया था ना कि इन लोगों का वेट कम होता है बट ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट इसका साइंटिफिक नोटेशन से क्या लेना देना, ये तो आगे की 3 लाइन से मिलता जुलता है, बट इसका साइंटिफिक नोटेशन से क्या लेना देना। हाँ तो गाइस अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं अब आगे इन्होंने क्या दिया है। अभी तक तो हमने मॉलिक्यूल्स कितने थे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, और नंबर ऑफ मास कितना, मतलब मास कितना था हाइड्रोजन एटम का। अब देखिए ये सब क्या है हमें ये नहीं मालूम है अभी तक, बट हम आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, देयर आर इवन कॉन्स्टेंट्स लाइक स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस एंड पार्टिकल्स। जैसे कि आप कोई भी नंबर निकालते हो, आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, बट आप उसको राउंड ऑफ करके लिखते हो कि नहीं, तो आप लोगों को लगता है वो छोटा सा नंबर है। नहीं, छोटा सा नंबर नहीं होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, बट हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ठीक उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, बट हम उसको छोटे से फॉर्म में लिखते हैं। चलिए हमें ये नहीं देखना है, हमें आगे और देखना है। चार्जेस ऑन पार्टिकल्स, जो चार्जेस ऑन पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इन सब का क्या हमसे क्या साइंटिफिक नोटेशन से लेना। साइंटिफिक नोटेशन तो एक मेथड था ना, वो मेथड जो हमें बताता है, जो हैंडल करता है डिफ़िकल्टीज़ जो हमें मेजरमेंट में आती हैं वो हैंडल करता है। तो इन सब का क्या लेना देना। तो गाइज अब हमें समझ में आया कि इन सब का क्या लेना देना। अभी तक ये क्या दिखा रहे थे, ये डिफ़िकल्टीज़ दिखा रहे थे हम लोगों को कि हम लोगों को नंबर्स में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे हैंडल करें नंबर्स को। ठीक है, तो यही बता रहे थे और हमको लग रहा था कि ये साइंटिफिक नोटेशन का कोई टॉपिक है। नहीं भाई, ये साइंटिफिक नोटेशन का कोई टॉपिक नहीं है, कि आपको अनसर्टेनिटी जो आती है मेजरमेंट में वो दिखा रहे थे। ठीक है, अब इतने ज़ीरोज़ कैसे काउंट करोगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये दिखा रहे थे। जो डिफ़िकल्टीज़ हमें बोलने में आ रही थी उसको क्या नेम दें, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें,
वो ये दिखा रहे थे। तभी तो हमें अहम चीज़ पता चलेगी, तभी तो हमें साइंटिफिक नोटेशन उसके मेथड को लेकर के कुछ जागरूकता होगी कि भाई नहीं तो हम तो ऐसे ही कर लेंगे, हमें मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो अब पता चला कि मेथड कितना ज़रूरी है, साइंटिफिक नोटेशन एज अ मेथड कितना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते, देखते, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। Which have a numbers above. We have a numbers above. The numbers stated above, which ये कितना अजीब से लाइन दी है, which have a numbers above the stated magnitudes, ठीक है। It is written as SCI display mode in scientific। इस लाइन को छोड़ के पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। आई थिंक सो ये कुछ और ही दिया गया, कहीं और कहीं दिया गया, छोड़ो इसको, छोड़ो, पहले ये पढ़ते हैं। To help us in handling these number, we use the following notation m into 10 to the power n, ठीक है। तो गाइस अब देखिए, इन सब नंबर्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड से ऊपर होते हैं, मीन्स हमारी दिमाग से परे होते हैं, ठीक है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए हम लोग एक HCI होता है, मीन्स साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है हमारे पास। क्या होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, जिसकी वजह से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन नंबर्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें तो मेथड बताने वाले थे ना, कैलकुलेटर के बारे में तो नहीं बताने वाले थे, तो इन्होंने कैलकुलेटर कहाँ से दे दिया? हमें तो मेथड जानना है, नहीं तो कैलकुलेटर तो हमें अलग से ख़रीदना पड़ेगा। नहीं, हम मेथड भी पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। मतलब जो नंबर्स अबव मैग्नीट्यूड होते हैं उनको हम SCI मीन्स साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। टू हेल्प अस इन हैंडलिंग दिस नंबर वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन। हाँ, तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक क्या मीन्स, अब मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक आ जाता है, मीन्स साइंटिफिक नोटेशन, मेन टॉपिक कम्स आउट। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन मैंने अभी बताया, मेथड टू हैंडल द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। तो अब हैंडल करने का तरीका क्या है? टू हेल्प अस इन हैंडलिंग दिस नंबर, ऊपर जो नंबर जितने दिए गए थे उनको हैंडल करने के लिए एक नोटेशन दी गई है m × 10⁻n। अब ये क्या है? ये कौन सा नया फॉर्मूला दे दिया? चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। Which is m times 10 raised by the power of n. In this, n is an exponent having positive and negative values. m is that number which varies. हाँ, तो गाइस इसमें ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पर m एक नंबर है, ठीक है, इंटू 10⁻n। 10 की पावर n है, जहाँ n पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, मतलब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो अब बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कुछ नंबर्स इस तरीके के होते हैं 2 0 0 0 0। तो इन सबको कैसे हम लोग लिखते हैं? आई थिंक सो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये देखो 2 0 0 इस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिखते हैं 2 10⁻⁴ कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 0 10⁻⁴, मतलब 2 × 10⁻⁴, दोनों ही इक्वल हैं, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो ये कितना ईजिली हमने लिख लिया ना। तो ये ही वे है। m यहाँ पर क्या है? m यहाँ पर 2 है, 10 यहाँ पर 10 तो है ही है, और n यहाँ पर पॉजिटिव पावर 4 है। समझ में आ गया? ये तरीका बता रहे थे साइंटिफिक नोटेशन वाले, और हम इसको कुछ और ही समझ रहे थे। चलो अब आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो यहीं पर कुछ नंबर्स बताए गए हैं जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था मेथड, आपका पहला मेथड, जो कि हेल्प करता है हमें इस टाइप के नंबर को हैंडल करने में। चलो थोड़ा सा और इसके बारे में बताया गया मेथड के बारे में, तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे।